हमारे ग्रह की सुरक्षा कवच नष्ट हो जाती है और अंततः विफल हो जाती है। हमारे उपग्रह भी नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सबसे ऊंची कक्षाओं में संचार उपग्रह नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यात्री अब अपने मिशन नियंत्रण केंद्र से संपर्क नहीं कर सकते और अंत में खतरनाक निरंतर ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी पर हर चीज पर बमबारी करना शुरू कर देती हैं, जिससे तबाही और विनाश होता है। क्या ये ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के उलट होने के भयानक परिणाम हैं जिनका हम अभी सामना करने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। यह इतना गंभीर है कि वैज्ञानिकों को सिर्फ 4 साल पहले जारी किए गए वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र मॉडल को अपडेट करना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे ग्रह का चुंबकीय ध्रुव जल्द ही पलट जाएगा? खैर, धैर्य रखें। खैर, इसे थोड़ी देर बाद समझेंगे। आप देखिए, चुंबकीय ध्रुव कनाडा के आर्कटिक से साइबेरिया की ओर काफी अनियमित रूप से बढ़ रहा है और ये हरकतें बहुत अप्रत्याशित हैं, लेकिन ध्रुव का हिलना सामान्य बात है। लंदन और पेरिस के दीर्घकालिक रिकॉर्ड साबित करते हैं कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कई 100 वर्षों की अवधि में घूर्णनशील उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बेतरतीब ढंग से घूमता है। लेकिन इसकी गति के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी गति बढ़ रही है। लगभग 1990 के दशक के मध्य में चुंबकीय ध्रुव अप्रत्याशित रूप से 9 मील से बढ़कर 34 मील प्रति वर्ष हो गया और हाल ही में ध्रुव ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया, पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में बेहद सटीक चुंबकीय क्षेत्र उपग्रहों को लॉन्च किया। उनके लिए धन्यवाद। शोधकर्ताओं के पास शानदार डेटा है जिसका उपयोग वे न केवल चुंबकीय क्षेत्र के नक्शे बनाने के लिए कर सकते हैं, बल्कि उन्हें हर 6 से 12 महीने में अपडेट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह वे यह नोटिस करने में सक्षम थे कि कोर फील्ड भी कमजोर हो रहा था। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पलटने वाला है। इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि कोर क्षेत्र कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बार चुंबक है जो हमारे ग्रह के केंद्र से होकर गुजरता है और इसमें एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव है। यह चुंबक अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, जो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लगभग 75% है। सतह पर हमारा बार चुंबक न केवल घूम रहा है, बल्कि हर सदी में लगभग 7% कमजोर भी हो रहा है। बेशक यह बार कोर फील्ड का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाली विद्युत धाराओं की तरह है। फिर भी यह मॉडल यह देखना आसान बनाता है कि हमारे ग्रह पर अभी क्या हो रहा है। हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमें खतरनाक विकिरण और भूचुंबकीय गतिविधि से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की बातचीत का उत्पाद है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी गति करता है। वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों से चुंबकीय ध्रुवों की गति का अध्ययन और ट्रैकिंग कर रहे हैं। इन ध्रुवों की ऐतिहासिक गति हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की वैश्विक ज्यामिति में परिवर्तन को इंगित करती है और वे क्षेत्र के उलटफेर की शुरुआत की ओर भी इशारा कर सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के बीच होने वाले बदलाव को कभी कभी यही कहा जाता है। आप देखिए, अगर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव थोड़ा सा हिलता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण उलटफेर से हमारे ग्रह की जलवायु के साथ साथ आधुनिक तकनीक पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सौभाग्य से ऐसे उलटफेर रातों रात नहीं होते। पूरी प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती है। साथ ही भले ही ध्रुव उलटफेर के दौरान चुंबकीय ध्रुव कमजोर हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं होता। इसलिए वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई डरावनी घटनाएं हमारे साथ होने की संभावना नहीं है। मैग्नेटोस्फीयर ग्रह को कॉस्मिक किरणों और आवेशित सौर कणों से बचाना जारी रखेगा। भले ही हो सकता है कि कुछ मात्रा में कणिकायुक्त विकिरण हो जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदि कोई पदार्थ इन आवेशों को आसानी से अंदर जाने देता है तो उसे कंडक्टर कहा जाता है। धातु एक बेहतरीन कंडक्टर है और हम अक्सर इसका उपयोग विद्युत धाराओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। इस मामले में विद्युत धारा धातु के माध्यम से घूमने वाले ऋणात्मक आवेश हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी का कोर तरल लोहे से बना है। दूसरे शब्दों में, हमारे ग्रह के अंदर चालक पदार्थ की कई परतें हैं। आवेशों की धाराएं लगातार कोर से होकर गुजरती रहती हैं और तरल धातु भी वहां घूम रही है और घूम रही है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बदले में ग्रह के चारों ओर एक बुलबुले जैसा कुछ बनाता है।
इसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है और यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपर स्थित है। यह परत उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय विकिरण को ढालती है और विक्षेपित करती है, जो अन्यथा पृथ्वी पर लोगों और अन्य प्रकार के जीवन के लिए बेहद खतरनाक होगा। मैग्नेटोस्फीयर आयन मंडल के साथ भी संपर्क करता है, जो हमारे ग्रह के वायुमंडल की परत है, जिसमें बहुत सारे आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। इन दो परतों और चुंबकीय सौर हवाओं के बीच की बातचीत को वैज्ञानिक अंतरिक्ष मौसम कहते हैं। सौर हवा आमतौर पर हल्की होती है और अंतरिक्ष मौसम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कभी-कभी सूरज गैस के विशाल चुंबकीय बादलों को गिराना शुरू कर देता है, जो अविश्वसनीय गति से बढ़ सकते हैं। उन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या CMIS कहा जाता है। वे कई घंटों के दौरान सूर्य से बाहर निकलते हैं। CMI आमतौर पर विशाल मुड़ी हुई रस्सियों की तरह दिखते हैं और स्वतः स्फूर्त रूप से हो सकते हैं। उनकी आवृत्ति 11 साल लंबे सौर चक्र के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, सौर न्यूनतम पर आप प्रतिदिन एक इजेक्शन देख सकते हैं, और जब सूर्य अपने सबसे सक्रिय चरण में होता है तो प्रतिदिन 3 CMI हो सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन सौर हवा के शांत प्रवाह को बाधित करते हैं और गंभीर गड़बड़ी पैदा करते हैं, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास उपग्रहों और ग्रह की सतह पर दोनों जगह चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो मैग्नेटोस्फीयर के साथ उनकी अंतःक्रिया भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न करती है। वे ऑरोरा को ट्रिगर कर सकते हैं, जो तब होता है जब ऊर्जा युक्त कणों की एक धारा वायुमंडल से टकराती है और रोशनी करती है, और फिर सौर ज्वालाएं भी होती हैं। वे कोरोनल मास इजेक्शन की तुलना में अधिक तेजी से और बहुत अधिक ऊर्जा के साथ विकसित होते हैं। सौर ज्वालाएं अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन के तुरंत बाद होती हैं। सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में सौर ज्वालाओं की तुलना में कुछ ही मिनटों में 10 लाख गुना अधिक ऊर्जा निकलती है। एक सौर ज्वाला अरबों टन आवेशित कण छोड़ सकती है। सौर ज्वालाएं भी बहुत गर्म होती हैं, जिनका तापमान कई मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। खगोलविदों का मानना है कि सौर विकिरण के ऐसे विस्फोट तब होते हैं जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में मुड़ जाता है। एक पल में सारी दबी हुई ऊर्जा निकल जाती है। तारा प्रकाश और कण भेजता है, जिनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ज्यादातर सौर ज्वालाएं मिनटों तक चलती हैं, लेकिन कुछ घंटों तक चलती हैं। एक शक्तिशाली सौर तूफान संभावित रूप से पृथ्वी पर विनाशकारी वैश्विक ब्लैकआउट का कारण बन सकता है। अगर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर न होता तो सूर्य की गतिविधि के प्रभाव कहीं ज्यादा विनाशकारी होते। सौभाग्य से मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहे ज्यादातर सौर पदार्थों को हमारे तारे से 1 मिलियन मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से विक्षेपित कर देता है। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं के दौरान पृथ्वी के पास बहुत ज्यादा खतरनाक विकिरण होता है। यह संभावित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही अंतरिक्ष मौसम बड़ी चालक प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए पाइपलाइन और पावर ग्रिड। उनके अंदर चलने वाली धाराओं को ओवरलोड करके वैज्ञानिक नियमित रूप से हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के समग्र अभिविन्यास और आकार का मानचित्रण और ट्रैक करते हैं। ऐसा करने के लिए वे क्षेत्र के अभिविन्यास और परिमाण के स्थानीय माप का उपयोग करते हैं। इसीलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि 1831 में पहली बार माप लिए जाने के बाद से उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का स्थान लगभग 600 मील आगे बढ़ गया है। हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र 100 से 10 लाख साल के बीच के समय के पैमाने पर उलट जाता है। समुद्र के तल पर ज्वालामुखीय चट्टानों को देखकर कोई भी बता सकता है कि ऐसा कितनी बार होता है। वे अपने निर्माण के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को पकड़ते हैं। इसलिए उन चट्टानों की डेटिंग से हमें इस बात की अच्छी तस्वीर मिलती है कि हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्षेत्र में उलटफेर काफी तेजी से होता है, लेकिन यह बेहद धीमा होता है। मानवीय दृष्टिकोण से एक पूर्ण उलटफेर में आमतौर पर कुछ हजार साल लगते हैं, लेकिन इस दौरान मैग्नेटोस्फीयर का अभिविन्यास बदल सकता है, जिससे पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आ सकता है। ऐसी घटनाओं से वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता में बदलाव होता है। किसी भी मामले में वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अगला क्षेत्र उलटाव कब होगा, लेकिन वे हमारे ग्रह के चुंबकीय उत्तर की गति का मानचित्रण और ट्रैकिंग करते रहते हैं। वैसे पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र वाला एकमात्र ग्रह नहीं है। बृहस्पति जैसे गैस दिग्गजों में भी एक संवाहक धातु हाइड्रोजन परत होती है, जो उनके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बृहस्पति का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा को ग्रह के वायुमंडल से सीधे संपर्क करने से रोकता है। आज के लिए बस इतना ही।
तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।